नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नोयर कंपनी में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसमें हम रोज एक कंपनी का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है या लगाना चाहते हैं वो करती क्या है, कहां है उसका कारोबार, कितना मुनाफा कमाती है वो हर साल, और उस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है। और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे रडार पे इनफैक्ट दो कंपनीज होने वाली हैं। इप्का लैब्स, एक फार्मास्यूटिकल स्पेस की कंपनी, और इस कंपनी के जॉइंट एमडी मिस्टर ए.के. जैन जुड़ेंगे हमारे साथ, और इसके साथ साथ शेषागिरी राव जो कि जॉइंट एमडी और सीएफओ हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के। इस कंपनी ने भी कल अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पहली तिमाही के रिजल्ट्स में क्या बारीकियां हैं और किस तरह का आगे का आउटलुक देखने को मिल रहा है। लेकिन इन दोनों जेंटलमैन से बात करने से पहले एक बार बाजार पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर हमने देखा भारतीय बाजारों में सपाट और इंटरेस्टिंगली अब कुछ हल्के हरे निशान के साथ आपको कारोबार देखने को मिलेगा। हालांकि दिन की शुरुआत जब हुई थी तो पॉजिटिव नोट्स होती हुई नजर आई थी, क्योंकि हमने देखा था यूएस एफओएमसी के जो मीट का आउटकम आया था उसको लेकर कुछ हद तक बाजार उत्साहित होता हुआ नजर आया था। लेकिन दोपहर 11 बजे के आसपास भारतीय बाजारों में एक बार दबाव देखने को मिला और लेवल्स से हमने देखा एक रिबाउंड आता हुआ, और अब हरे निशान के साथ, और इनफैक्ट सेंसेक्स में तो 50 पॉइंट के आसपास की बढ़त के साथ आपको ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। पर ज्यादा डैमेज जो है वो ब्रॉडर मार्केट्स में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मिड कैप इंडेक्स आज 1% से ज्यादा कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हमने देखा 1% के आसपास ही कमजोरी देखने को मिल रही है, और इसलिए मार्केट ब्रेथ निगेटिव है और खासी निगेटिव है। 1:3 का रेशियो, 1:2 का रेशियो है, यानी कि हर एक बढ़ने वाले के सामने दो स्टॉक्स बाजार में इस समय ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो बाजार का जो ब्रॉडर मूड है वो आज भी आपको खराब ही देखने को मिलेगा। हेडलाइन नंबर्स हालांकि कुछ और तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उनमें एक बार फिर से रियल एस्टेट स्पेस खासा दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये आज दबाव में है। कुछ हद तक एफएमसीजी इंडेक्स ने आज बाजार को संभालने की कोशिश करी है, और कुछ हद तक बैंक्स में भी निचले स्तरों पर हल्की खरीदारी है। बैंकिंग इंडेक्स हल्का सा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। हालांकि कई बैंक्स में सीरियस कट्स आज भी देखने को मिल रहे हैं। जहां तक निफ्टी में प्रदर्शन की बात है, जयप्रकाश एसोसिएट्स 10% कमजोर हो चुका है ये काउंटर, और अब 32 रुपए के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। रैनबैक्सी 7.5%, डीएलएफ में 6%, बीपीसीएल में हमने देखा है 4.5-5% के आसपास की कमजोरी। बैंक ऑफ बड़ौदा 5.5%, आईडीएफसी 4%, ओएनजी जैसा दिग्गज 4% के आसपास कमजोर है। तो बहुत तगड़ी पिटाई कई सारे काउंटर्स की हो रही है। इनफैक्ट आप मूड गॉज करेंगे जब आप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जैसे काउंटर्स पर नजर डालेंगे। 55% के आसपास ये काउंटर आज कमजोरी के साथ, इनफैक्ट 60% के आसपास की कमजोरी अपने रिकॉर्ड एक दिन में कमजोरी यहां पे देखने को मिल रही है। दिक्कत है जो इस कंपनी की एनएससीएल एक्सचेंज है उसको लेकर कैश क्रंच और डिफॉल्ट की अब बातें सामने आ रही हैं, और उसको लेकर खासी घबराहट। इनफैक्ट इसी ग्रुप की एक और कंपनी एमसीएक्स जो कि लिस्टेड है, हालांकि एफएनओ स्पेस में नहीं, इसलिए 20% के लोअर सर्किट में आपको देखने को मिलेगी। आईआरबी इंफ्रा, कल आपको याद होगा इसने मुंबई मेट्रो जो मुंबई प्रोजेक्ट है उससे हाथ खींचा था, और आज स्टॉक में हमने देखा है 22 से 23% के आसपास की एक दिन में कमजोरी आती हुई 16 रुपए, 16.5 रुपए स्टॉक आज की ट्रेडिंग सेशन में हल्का हो गया है। जयप्रकाश एसोसिएट्स की हमने बात करी थी, पुंज लॉयड इसी स्पेस की कंपनी 10% कमजोर है, और इनफैक्ट बैंकिंग में यूनियन बैंक आपके सामने 7.25% कमजोर है। देना बैंक, आंध्रा बैंक जैसे काउंटर्स में भी 7% तक के डीप कट्स आपको देखने को मिलेंगे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कल भी यहां पे 7 से 8% कमजोरी थी, आज भी 7% ये दिग्गज स्टॉक कमजोर हो चुका है, हल्का हो चुका है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में और कई सारे स्टॉक्स में तगड़ी पिटाई होती हुई नजर आ रही है, इसलिए मैं स्पेशली कह रहा हूं आज के ट्रेडिंग सेशन में भी मूड बहुत उत्साहित नहीं देखने को मिल रहा है, मूड कमजोर है। अदानी पोर्ट्स ने आपसे कुछ ही देर पहले अपने रिजल्ट्स घोषित करे हैं। बिक्री के फ्रंट पे हमारी उम्मीद से बेहतर नंबर्स देखने को मिले हैं। मुनाफा मोटा मोटी बाजार उम्मीद से बराबर या हल्के बेहतर देखने को मिला है। स्टॉक रिएक्ट करता हुआ 8 से 9% की तेजी के साथ अदानी पोर्ट्स आज के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर रहा है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ। इस कंपनी के जॉइंट एमडी और सीएफओ मिस्टर शेषागिरी राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले आप सबको इस कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में बता दूं। पहली तिमाही के रिजल्ट इस कंपनी ने कल घोषित करे हैं, और जो कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं उसमें बिक्री में साल दर साल करीब 2.5% के आसपास का इजाफा है। कंपनी ने लॉस पोस्ट करा इस बार 381 करोड़ रुपए के आसपास का। वनस्पत इसके पिछले साल इसी तिमाही में इस कंपनी को करीब 50 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा हुआ था। मार्जिन हालांकि डिफेंड कर पाई ये कंपनी 18.7% के आसपास है। मिस्टर राव, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा इस तिमाही में जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में उम्मीद से हमारी कमजोर देखने को मिल रहे हैं, खास तौर पे कमजोरी का जो हेडविंड्स हैं उसका क्या कारण है? In this quarter, JSW Steel operational performance is commendable, because when India grew only 0.3% in terms of demand, JSW Steel could show a growth of 34% in production and 21% in sales.
But at the same time, the selling prices have fallen internationally by more than $100 per ton. All the steel companies across the world which declared the results for the last quarter, either you call Koreans, Japanese, Chinese or Americans, almost all the companies have shown a lower sales realization, so close to 10 to 15% in the last quarter. So in line with that, even JSW Steel, the sales realizations compared to corresponding quarter of last year fell by almost 12%. So due to which, even though there is a volume growth, the gross sales went up by 3% and the net sales also went up by 3%. So there is a growth in both gross sales and net sales in spite of a very large quantum of growth in production, majorly due to fall in realizations. That's why you could see only a marginal growth in the gross sales and net sales. राव साहब, फिर आपसे ऑब्वियसली अगला क्वेश्चन होगा मेरा कि स्टील सेक्टर का डिमांड एनवायरनमेंट, डिमांड आउटलुक इस समय कैसे लग रहा है? फिच ने इंडिया के स्टील सेक्टर को फर्स्ट हाफ के आउटलुक को नेगेटिव कर दिया था। हालात कितने कमजोर हैं, कितने गंभीर हैं? We were seeing yesterday the Reserve Bank of India has already reduced the GDP growth to 5.5%. And as I mentioned to you, the demand growth for steel in India is only 0.3% in the April to June quarter. And the interest rates being very high and the liquidity is very tight in the market and international economic conditions are not very conducive. Taking all this into account, we are not seeing the investment cycle to come back very quickly even in India. So therefore, in the balance period of this current financial year, we don't expect a very huge pickup in the steel demand or economy. But in that context, if you see as far as JSW Steel is concerned, we could show a very good growth in the quarter one and going forward in the current financial year. So we have given a guidance of 12 million ton of crude steel production and 11.55 million ton of saleable steel, showing a growth of 7% to 8% growth compared to corresponding period of last year. So we will be able to achieve this in spite of the challenging environment due to the यूनिक स्ट्रेंथ। राव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कंपनी के काफी सारे एक्सपेंशन प्लान्स थे, चाहे वो फिर विजयनगर को लेकर हो या फिर बेल्लारी को लेकर। अब तक कितना एक्सपेंशन आप कर चुके हैं और कितना करना अभी बाकी रह गया है? No, today we have already given the guidance at the beginning of the year that including the Dolvi expansion or backward integration which we are doing, the total investments we are doing in the 2.5 years will be 10,500 crores of rupees. Out of that, 5,000 crores we will be spending here. So most of the expenditure is being spent in backward integration or cost improvement or productivity improvements or increasing the product profile. So these are the 4 or 5 things which we are spending this money. This will increase the competitiveness of JSW Steel quite substantially relative to the competition. For instance, we are setting up a 2.3 million ton CRM complex. Okay. We are also setting up 0.2 million ton electrical steel project. Similarly, we are expanding our downstream unit capacities to 1.7 million ton from earlier 1.3 million ton. So there is a huge amount of effort which is going on today for productivity improvement, efficiency improvement, and also the product diversification. These are the 3 areas where we are focusing in spending this capex. राव साहब, लगातार खबरें आ रही हैं बाजार में कि आपकी कंपनी की स्टेमकोर होल्डिंग्स या फिर संदूर मैंगनीज जैसी कंपनी से आयरन और माइंस खरीदने की बात चल रही है। क्या फिलहाल इन कंपनियों से या फिर किसी और कंपनी से ऐसी कोई बातचीत चल रही है? कोई अपडेट देना चाहेंगे, कोई स्टेटस देना चाहेंगे वहां पे? No, we will not be able to comment specifically on any particular asset, but our strategy is to do backward integration. We want to increase our integration for iron ore and coking coal, being the largest steel company in India. So we continue to look at opportunities and continue to scan them. So when we find anything is attractive and suitable for our strategy, then we will acquire that. So today we will not be able to comment on any specific proposal right now. सर, इस तिमाही में जो ब्याज पर खर्च है उसमें खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मर्जर के बाद कंपनी की बुक्स पर कितना डेप्थ है और इसमें से फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट कितना है? Our net debt as on 30th June 2013 was 29,135 crores of rupees. Out of that, 39% is in foreign currency. सर, शेयरहोल्डर्स लगातार कंपनी के शेयर्स प्लेज कर रहे हैं। पहले जार्गो ने किया और अब सरमांटो होल्डिंग्स ने। क्या कोई स्पेसिफिक रीजन है कि इन शेयर्स को प्लेज करने के पीछे, या फिर जो लगातार प्रमोटर्स या शेयरधारक जो इस कंपनी को शेयर्स प्लेज कर रहे हैं?
No, it is a requirement at the group level, at the promoter level. We will not be able to comment on that. But if you look at the total pledge of the shares, I don't think it is at a level where we have to worry about. आखिरी सवाल राव साहब, क्योंकि लेट हो रहे हैं आप भी, मैं जानना चाहूंगा कर्नाटका माइनिंग पर क्या अपडेट है। उम्मीद थी कि जुलाई के अंत तक कर्नाटका में माइनिंग शुरू हो जाएगी और जल्द कैटेगरी सी माइंस का भी ऑक्शन शुरू होना था। अपडेट क्या है वहां पर सर? No, category A and B total together today 12 mines are operating, aggregating to total capacity of 6 million ton. So there are almost close to 56 to 60 mines where R&R plan has been approved. So those mines are in various stages of clearances, but it is taking more time in getting those clearances. So therefore, out of the 60 mines where R&R plan has been approved, out of that only the 12 mines are operating. Therefore, there is a scarcity of iron ore to the steel industry in the state of Karnataka. In addition to that, the pricing is another area of concern in the Karnataka state because there is acute shortage of iron ore. The pricing of iron ore in the e-auctions are significantly higher than what is being sold in the Orissa state. So I think that is one anomaly which is there in the pricing of iron ore, which requires to be corrected. राव साहब बहुत बहुत धन्यवाद सीएमबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। थे जेएसडब्ल्यू स्टील के जॉइंट एमडी और सीएफओ जो कंपनी के जो पहली तिमाही के रिजल्ट्स कल घोषित करें उसमें हमें क्लैरिफिकेशंस दे रहे थे, आगे के आउटलुक पे खास तौर पे हमसे चर्चा कर रहे थे। लेकिन चलिए न्यूयॉर्क कंपनी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे इप्का लैब्स के जॉइंट एमडी मिस्टर एके जैन। उनसे जानेंगे उनकी पहली तिमाही के रिजल्ट्स और आगे का आउटलुक किस तरह से देखने को मिलेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हमारे रडार पे इप्का लैबोरेटरीज और इस कंपनी के जॉइंट एमडी मिस्टर एके जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले आप सबको बता दूं, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। जैन साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आसान शब्दों में एक क्लटर्ड स्पेस है, तो इप्का लैब्स कैसे स्टैंड आउट होती है, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? इप्का लैब्स जो है फॉर्मुलेशन कंपनी है और 70% ऑफ हमारा बिजनेस जो है फॉर्मुलेशन से आता है और 30% बिजनेस हमारा एपीआई सेगमेंट से आता है। और इंडिया में हम तीन मार्केट सेगमेंट जो हमारे हैं, कंपनी एज ए होल में 3 मार्केट सेगमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। एक हमारा है पेन सेगमेंट है, जिससे ऑलमोस्ट अराउंड इंडिया का बिजनेस का ऑलमोस्ट अराउंड 30% बिजनेस पेन सेगमेंट से आता है। करीब 16% बिजनेस हमारा मलेरिया से आता है और करीब 27% हमारा जो बिजनेस है कार्डियोवास्कुलर और एंटी डायबिटिक सेगमेंट से आता है। तो ये 3 सेगमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, आपकी कंपनी ने हाल में अपने पहली तिमाही के रिजल्ट्स घोषित किए थे, उसके चलते कंपनी फोकस में थी। पहली तिमाही के रिजल्ट्स बाजार उम्मीद से बेहतर दिखने को मिले थे, एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। दर्शकों को बता दूं एक बार, कंपनी की आय में साल दर साल पहली तिमाही में 26% का जंप, मुनाफे में 67% की ग्रोथ देखने को मिली थी। जैन साहब, ये जो स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपने पहली तिमाही में दिखाया है, कहां से फायदा मिला है, कहां से ग्रोथ आई है? हमारा डोमेस्टिक बिजनेस जो है करीब 12% से ग्रो हुआ है और एक्सपोर्ट बिजनेस जो है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है, ऑलमोस्ट अराउंड 35%। और उसमें बहुत ब्रांडेड मार्केट्स में हमारी 61% की ग्रोथ आई है और जेनरिक मार्केट में भी हमारी काफ़ी अच्छी ओवर 40% की ग्रोथ आई है। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स मार्केट्स में हमारी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है और ओवरऑल इंडियन मार्केट की जो ग्रोथ है, जैसे ओआरजी जो है हमारी ग्रोथ करीब 16% पे ट्रैक कर रही है और करीब काफ़ी जो डोमेस्टिक के जो प्राइसिंग के इशू को जो चल रहे हैं अभी, उसको लेकर के थोड़ा डोमेस्टिक मार्केट में स्लो डाउन हुआ है बिकॉज ऑफटेक उतना नहीं हो पाया है। तो उसके कारण डोमेस्टिक की करीब ग्रोथ थोड़ी स्लो रही है, बट एक्सपोर्ट मार्केट्स में हमारी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स स्ट्रॉन्ग है सर, लेकिन अगर कोर परफॉर्मेंस देखूं, इबिटा मार्जिन्स देखूं, तो उसमें साल दर साल करीब 102 या कहें 100 बेसिस पॉइंट्स के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है। मार्जिन्स में कमजोरी की कोई खास वजह? मार्जिन में कोई कमजोरी नहीं है। हमारा ओवरऑल जैसे हमने साल का जो गाइडेंस दिया था 22% एबिटा मार्जिन, उसकी जगह फर्स्ट क्वार्टर में करीब 21% का एबिटा मार्जिन आया है। बाय एंड लार्ज हमारे कोई रिसर्च के एक्सपेंडिचर इस बार काफ़ी ज़्यादा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च जो 17 करोड़ थी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसकी जगह इस बार करीब ओवर 35 करोड़ के ऊपर गया है ये फिगर। और वो एक पर्टिकुलर एक स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंदर हमारा यूएस में क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, उसके कारण खर्चा ज़्यादा है। तो अगर आप उसको एक्सक्लूड करें तो ओवरऑल मार्जिन्स आर इंटैक्ट। जैन साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं आर&डी एक्सपेंसेस के चलते मार्जिन्स पे कुछ इंपैक्ट देखने को मिला है,
ये जो एक्सपेंसेस है जिसका आप कह रहे हैं खर्चा ज्यादा हो रहा है, क्या Q2 में भी उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा या फिर क्या बचे हुए FY14 जो फाइनेंशियल ईयर बचा है उसमें भी इस R&D एक्सपेंसेस का प्रोफाउंड इंपैक्ट मार्जिन पे शायद देखने को मिले? नहीं, ओवरऑल हमने जो गाइडेंस दिया है कि अराउंड 22% EBITDA मार्जिन रहेगा, दैट वी विल बी एबल टू अचीव, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ हायर जो R&D एक्सपेंसेस हुए हमारा EBITDA मार्जिन अराउंड 21% है। तो पहले 2 क्वार्टर्स में करीब R&D एक्सपेंडिचर थोड़े ज़्यादा होंगे बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो उसके बाद में ये कम होंगे। तो ओवरऑल EBITDA मार्जिन जो है हमारा करीब 22% का रहेगा इस साल में। सो रिजल्ट्स के बाद मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट नजर आया था अपने इंस्टीट्यूशनल बिजनेस, इंस्टीट्यूशनल कारोबार को लेकर। दरअसल जो मलेरिया प्रोग्राम है उसकी फंडिंग एक्सटेंड कर दी गई है अब 2016 तक। आपने जो अपना इंटरनल गाइडेंस दिया था, क्या आप एक्सपेक्ट करें उसे सरपास करते हुए, और अगले 3 सालों में यहां से किस तरह की ग्रोथ मलेरिया कारोबार के से हम देखने को मिल सकती है? ओवरऑल हमारा जो एंटी मलेरियल का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। फर्स्ट क्वार्टर में वी हैड ऑलमोस्ट अराउंड 40% ग्रोथ, बट फॉर द होल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी आर लुकिंग दैट एज अगेंस्ट 390 crore व्हाट वी डिड लास्ट ईयर, वी शुड बी एबल टू डू इंस्टीट्यूशनल बिजनेस ऑफ अराउंड 460 crore इन करंट फाइनेंशियल ईयर। एंड ओवरऑल ये बिजनेस यहाँ से करीब 700 करोड़ 700-750 करोड़ का हो सकता है अगले 2 सालों के अंदर। चलिए जैन साहब हमारे साथ बने रहिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं जिस कंपनी का हम आज चर्चा कर रहे हैं इप्का लैबोरेटरीज, इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 8,440 करोड़ रुपए के आसपास का है। प्रमोटर्स का इस कंपनी में 45 से 46% का हिस्सा है। इस साल यानी कि जनवरी से अब तक इस काउंटर ने 30% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं और इनफैक्ट अपने 52 वीक लो से 72% तक जंप ये काउंटर ऑलरेडी दिखा चुका है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे रडार पे इप्का लैबोरेटरीज और इस कंपनी के जॉइंट एमडी मिस्टर AK जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब, आपकी कंपनी का सबसे बड़ा पोटेंशियल ट्रिगर है जो आपके US FDA की मंजूरी आनी है आपके इंदौर SEZ को लेकर, जिसमें कुछ हद तक डिलेज देखने को मिले थे। मैं जानना चाहता हूं कब तक जो री इंस्पेक्शन हुआ था उसका रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है, कब तक यहाँ पे मंजूरी मिलती हुई नजर आएगी? होपफुली हमारे हिसाब से ये सितंबर के अंदर आ जाना चाहिए। सितंबर तक आप कह रहे हैं आ जाएगा, इसका मतलब है कि कमर्शियल प्रोडक्शन वहां से शुरू हो सकता है इसी साल की तीसरी तिमाही से, क्या सही आंकलन होगा? नहीं, ओवरऑल ऐसा लगता है कि सितंबर तक आया तो ये 4th क्वार्टर में जाकर के और ये कमर्शियल प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी। कितने हद तक कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट्स को लेकर जो एनालिस्ट खामतौर पर चिंता जता रहे थे, अगर ये मंजूरी आती है तो किस हद तक कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट्स कम होते हुए नजर आएंगे आपकी कंपनी के लिए? आज की डेट में तो करीब पिछले 2 सालों से हमारा US का बिजनेस जो है उसमें काफ़ी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट आ रहा है और हमारे पास आज भी हमारे पास 15 अप्रूवल्स है। उसकी जगह से हमने 8 ही प्रोडक्ट को कमर्शलाइज किए हैं। ऑलमोस्ट हम 35 प्रोडक्ट US में फाइल कर चुके हैं। तो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट हमारे लिए काफ़ी बड़ा एक इश्यू आज की डेट में बना हुआ है और ये अप्रूवल के बाद में हमें जो आज जो हमारे पास अप्रूवल्स हाथ में हैं उनको भी हम कमर्शलाइज कर पाएंगे और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो हम मार्केट कर रहे हैं उनके ऊपर भी हम मार्केट शेयर को बढ़ा पाएंगे। तो बट जब तक हमारे पास अप्रूवल्स हाथ में नहीं आता है तब तक हम कस्टमर से जाकर के बात करके और मार्केट शेयर का वो सारी प्रिपरेशंस नहीं हो पाएगी क्योंकि US में सारी डिलीवरीज आपको टाइम पे देनी होती है और एक बार आपकी कैपेसिटी अप्रूवल आ गई उसके बाद में हम कस्टमर से बात करके और ये सारा इश्यू को हैंडल करेंगे। तो होपफुली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जो US बिजनेस का जो हमारा ऑफटेक काफी बढ़ेगा। चलिए सितंबर से मंजूरी आती हुई नजर आएगी और FY15 यानी कि अगला फाइनेंशियल ईयर वो समय होगा उसकी पहली तिमाही से जब बेहतरीन ट्रैक्शन, बेहतरीन मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आएगा। और ध्यान रखें इस काउंटर को लेकर एक बड़ा की ट्रिगर है इस कंपनी के इंदौर SEZ के लिए US FDA की मंजूरी। आपने सर US की बात करी, मैं जानना चाहता हूं आपकी कंपनी का US एक्सपोजर कितना है और हाल फिलहाल US FDA को लेकर खासी चिंताएं जताई जा रही हैं। कई सारी दिग्गज कंपनीज की काफी सिग्निफिकेंट कंसर्न्स वहां से एमिनेट हुई हैं। हालात कितने कमजोर, कितने गंभीर हैं, सेंटिमेंट्स पे किस हद तक इंपैक्ट पड़ा है और क्योंकि आप US अथॉरिटी से लगातार डील करते होंगे, क्या रवैया कुछ बदलता हुआ नजर आया? दिक्कतें आप भी फेस करना शुरू कर चुके हैं वहां पे? ऐसा US के रवैये में कोई चेंज नहीं है। US का रवैया सभी कंपनियों, वेदर इंडिया की कंपनीज हो या US के कंपनी, सबके लिए एक ही जैसा रवैया है और इंडियन कंपनीज के अगेंस्ट में कोई ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली कोई बात नहीं है। ये जो इश्यूज पर्टिकुलरली आए हैं मोस्टली इंजेक्टेबल प्लांट्स जो इंडिया में हैं उनसे रिलेटेड सारे इश्यूज सामने निकल के आ रहे हैं। हम अभी इंजेक्टेबल थेरापीज में US में नहीं है, हमारा सारा थेरापीज ओरल थेरापीज है और
जैसे हमारे प्लांट्स का कई मरतबा री इंस्पेक्शन हो चुके हैं और इस टाइप की हमने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की और हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा ये सारा इश्यू जो है एक बार अप्रूवल आ गया तो वी विल बी एबल टू कमर्शलाइज आवर प्रोडक्ट। सो जो नई ड्रग प्राइस फिक्सेशन पॉलिसी है उस पर कई सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के प्लेयर्स ने चैलेंज करा है। इनफैक्ट आपने भी एक रिव्यू पिटीशन फाइल करी थी, क्या अपडेट है वहां पर उसको लेकर? कब तक ये इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा और कितने सीरियस रिपरकशंस आपकी कंपनी के लिए हो सकते हैं? देखिए, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के हिसाब से तो मोस्टली प्राइसेस अभी इम्प्लीमेंट काफ़ी प्राइसेस इम्प्लीमेंट हो गई है और मोस्टली जो हमारे प्रोडक्ट जो प्राइस कंट्रोल में आए हैं उनकी सारी अभी अवेलेबिलिटी हो रही है। जो फर्स्ट लिस्ट जो प्राइस कंट्रोल में आई है उसकी ऑलरेडी बिलिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो हमने जो 45 डेज का जो पीरियड गवर्नमेंट ने दिया था उसमें मोस्टली इम्प्लीमेंट करने की कर रहे हैं हम लोग। अभी हमको आज की डेट में ये नहीं पता है कि कितना स्टॉक मार्केट से वापस आएगा जो पुरानी प्राइसेस का है, तो वो इम्पैक्ट तो अभी बाद में ही पता चल पाएगा। बट ऑलमोस्ट फॉर इंडस्ट्री करीब आप देखेंगे 25 to 27% पोर्टफोलियो प्राइस कंट्रोल में आया है। और जो पोर्टफोलियो प्राइस कंट्रोल में आया है उसमें करीब 12 से 15% का करीब प्राइस में रिडक्शन। जैन साहब, क्योंकि समय की कमी है, आखिरी सवाल लेना चाहूंगा आपसे। आपका इस वित्त वर्ष का जो पहली तिमाही थी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला, आप मान रहे हैं जल्दी यूएसएफडी का अप्रूवल आएगा इंदौर एसईसी के लिए भी। FY14 के लिए फिर किस तरह का आउटलुक होगा और किस तरह का मोमेंटम FY15 में एक्सपेक्ट करें, क्योंकि ये नंबर्स आप जरूर कैलकुलेट करके बैठे होंगे? नॉर्मली हमने करंट फाइनेंशियल ईयर की गाइडलाइंस दी थी कि हमारा करीब 18 to 20% की ग्रोथ आएगी। ऑफ कोर्स ये हमारी जो गाइडलाइंस थी, हमने जो वर्कआउट किया था उस टाइम डॉलर रुपी का जो हमने रेट फैक्टर किया था वो करीब 55 के ऊपर में फैक्टर किया हुआ है। अभी डॉलर रुपी अगर ऊपर रहता, ये कंटिन्यूसली यही रेट मेंटेन होती है तो उसके कारण भी थोड़ी अपसाइड मिलेगी। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी हम यूएस का जो बिजनेस जो एडिशनल आएगा उसके कारण हमारी ग्रोथ 20% के ऊपर भी हो सकती है। चलिए जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। तो इप्का लैबोरेटरीज सबसे बड़ा इस कंपनी का ट्रिगर हो सकता है शायद सितंबर में जो यूएसएफडी के से मंजूरी आएगी इसके इंदौर एसईसी के लिए। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है 515 से एक्चुअली उसका ट्रैक्शन, उसका मोमेंटम इसकी सेल्स में देखने को मिलेगा। लेकिन चलिए न्यूयॉर्क कंपनी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए आखिरी सौदा। नमस्कार।